हेलो प्रिय छात्रों, मैं आप लोगों का इंग्लिश एजुकेटर जयप्रकाश मौर्य। आज मैं आप लोगों को इस ग्रामर के लेक्चर नंबर 4 में स्वागत करता हूं। आज आप लोगों को इससे आगे की चीज़ें बताई जाएंगी, क्योंकि आप लोगों को लेक्चर नंबर 3 में कुछ डेफिनेशंस बताए गए थे और उनके तहत कुछ डेफिनेशंस छूट गए थे। तो उन्हीं डेफिनेशंस को आज बताया जाएगा। जैसे कि आप लोगों को थोड़ा सा रिकैप करा दिया जाए कि कहाँ तक आप लोगों को वो डेफिनेशंस बताए गए थे और कौन कौन से बाकी रह गए थे। तो उन्हीं को आज बताया जाएगा और उन्हीं के बारे में चर्चा की जाएगी। ठीक है, तो देख लीजिए आप लोग कौन कौन से डेफिनेशंस हुए थे। सबसे पहले आप लोगों का डेफिनेशन जो था, सबसे पहले ग्रामर का डेफिनेशन हुआ था। उसके बाद में फिर लैंग्वेज का, उसके बाद में फिर डेफिनेशन आप लोगों का हुआ था साउंड का। उसके बाद में फिर डेफिनेशन आप लोगों का हुआ था 26 लेटर्स थे। 26 लेटर्स थे, तो लेटर्स का डेफिनेशन हो गया था। और इन्हीं को जब आप लोग एक सीरीज में रखे थे, राइट ऑर्डर में रखे थे, तो आप लोगों के सामने आई थी एक नई यूनिट, अल्फाबेट। अल्फाबेट का डेफिनेशन हो गया था। उसके बाद में फिर इनको जब कैटेगरी वाइज डिवाइड किया गया था, तो आप लोगों के सामने 2 पार्ट्स आए थे। पहला जो पार्ट आया था वो वाउल्स, वाउल्स या वावेल बोल सकते हो, वावेल ही बेहतर है, वावेल। और वाउल, वाउल, वाउल। और दूसरा आया था कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट आया था। वावेल, सॉरी, वाउल का डेफिनेशन हो गया था, कॉन्सोनेंट का भी डेफिनेशन हो गया था। उसके बाद में इन दोनों को जब आप लोग मीनिंगफुल तरीके से, मीनिंगफुल यूनिट में जब मिलाए थे, तो आप लोगों के सामने एक नई यूनिट निकल के आई थी, जिसका नाम हम लोगों ने दिया था वर्ड। ठीक है, उसके बाद में फिर वर्ड्स को जो हम लोगों ने आगे बढ़ाया था, कुछ वर्ड्स रखे गए थे, तो नई यूनिट निकल के आई थी 2। पहला आप लोगों का था फ्रेज, फ्रेज, और दूसरा क्लॉज, क्लॉज था। ठीक है, उसके बाद में फिर फ्रेज या क्लॉजेस को जब हम लोग आपस में मिलाए थे, जब फ्रेज या क्लॉजेस को हम लोग आपस में मिलाए थे, तो एक नई यूनिट हम लोगों के सामने निकल के आई थी, सेंटेंस, सेंटेंस। ठीक है, उसके बाद में फिर हम लोगों के सामने एक नई यूनिट निकल के आती है, पैसेज। उसके बाद में फिर पैराग्राफ, पैराग्राफ। उसके बाद में आता है हम लोग के सामने एक नई यूनिट, स्टोरी, स्टोरी। यहां तक है, लेकिन हम लोग का डेफिनेशन जो हुआ था, यहाँ सेंटेंस तक डेफिनेशन हुआ था। बाकी डेफिनेशन हम लोग के नहीं हो पाए थे लेक्चर नंबर 3 में। ठीक है, तो आज हम लोग इन्हीं आज हम लोग इन्हीं जो शेष रह गए थे ये यूनिट्स, उन्हीं के डेफिनेशंस के बारे में देखेंगे। पैसेज बचा था, पैराग्राफ बचा था, स्टोरी बचा था। आप लोगों को एक बात बता दिया जाए, ये जो आप लोगों का पैसेज होता है और पैराग्राफ होता है, ये लगभग लगभग सेम ही होते हैं। ठीक है, इन लोगों का ये डिफरेंस नेम एक तरह से समझ लो है, कुछ बहुत ज़्यादा अंतर नहीं होता है। ठीक है, तीन दोनों में से किसी एक की डेफिनेशन बता दी जाएगी। अगर इन दोनों में से किसी एक की डेफिनेशन बता दी गई, तो आप लोग उसकी जगह पे या इसको इस्तेमाल कर सकते हो या इसको इस्तेमाल कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, मामूली मात्र सा डिफरेंस होता है, उसको आगे चर्चा किया जाएगा। ठीक है, बहुत ज़्यादा नहीं। जिस चीज़ की ज़रूरत है आप लोगों को, वो चीज़ तो बाखूबी दिया जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई कोताही नहीं की जाएगी। ठीक है, तो आप लोगों को जो ये यूनिट्स बच गए हैं, इनके डेफिनेशंस पहले बता दिया जाए, उसके बाद में फिर आगे की कहानी आप लोगों को बताई जाए। ठीक है, आप लोग पेन और कॉपी लेकर के बैठे, ताकि साथ साथ में आप लोग नोट डाउन करते चलें।
तो हम लोगों का सेंटेंस के बाद आता है जो वेरिएशन आया था हम लोगों का सेंटेंस के बाद, वो था हम लोगों का पैराग्राफ। क्या था? पैराग्राफ। 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 पैराग्राफ का जो डेफिनेशन होता है, डेफिनेशन पैराग्राफ का जो डेफिनेशन होता है, पैराग्राफ is a paragraph is a of group of sentences about one idea, about one idea। ये पैराग्राफ की डेफिनेशन होती है। पैराग्राफ इज अ ग्रुप ऑफ सेंटेंसेस, मतलब पैराग्राफ जो होता है वो वाक्यों का एक ऐसा समूह होता है जो अबाउट वन आइडिया, एक ही विचार को व्यक्त करता है, एक ही विचार के बारे में होता है। पैराग्राफ कुछ सेंटेंसों का समूह होता है, 2, 4, 6, 8 सेंटेंस हो सकते हैं, लेकिन उन सब में सिर्फ एक ही प्रकार के विचार को व्यक्त किया गया रहेगा, मतलब एक ही मत को व्यक्त किया गया रहेगा, एक ही चीज के बारे में बताई गई रही होगी। ठीक है, जैसे अगर मान लीजिए हम लोग गांधी जी के बारे में बात कर रहे हैं, तो गांधी जी के एजुकेशन के बारे में अगर बात की गई है तो वो एक पैराग्राफ में दिया जाता है, तो उस एक पैराग्राफ में सिर्फ गांधी जी के सिर्फ शिक्षा के बारे में बात की जाएगी। ठीक है, उसके बाद में दूसरे पैराग्राफ में फिर उनकी दूसरे क्वालिटी के बारे में बात की जाएगी। तो वही बता रहा है कि एक पैराग्राफ में सिर्फ एक ही विचार हो सकता है, ठीक है, जिसमें कई सेंटेंसेज हो सकते हैं। ये पैराग्राफ का आप लोगों का डेफिनेशन हो गया। यहाँ पर आप लोगों का, अब हमने आप लोगों से पहले बताया था कि पैराग्राफ चाहे पैसेज का डेफिनेशन दोनों का, या दोनों में से किसी एक का याद कर लोगे कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, तो अगर पैराग्राफ का आप लोगों ने लर्न किया है तो पैसेज का डेफिनेशन भी यही बता दोगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, इसीलिए फिर आगे की डेफिनेशन आप लोगों को बता दी जा रही है, सिर्फ बची है स्टोरी की डेफिनेशन। तो स्टोरी की डेफिनेशन क्या होगी, ध्यान से देखिए आप लोग। स्टोरी डेफिनेशन, ये स्टोरी आप लोगों का है। स्टोरी का डेफिनेशन देखो, स्टोरी इज a story is a series of events in which could be many ideas। स्टोरी इज अ सीरीज ऑफ इवेंट्स, मतलब स्टोरी अर्थात जो कहानी होती है वो घटनाओं की एक श्रेणी होती है, मतलब उसमें कई घटनाएं बताई गई होती हैं। ठीक है, जैसे अभी बता रहे हैं, स्टोरी घटनाओं की एक श्रेणी होती है, इन विच कुड बी मेनी आइडियाज, जिसमें कई विचार व्यक्त किए जा सकते हैं, जिसमें कई विचार हो सकते हैं। जैसे अब मान लो हम लोगों ने
पंडित जवाहरलाल नेहरू के बारे में पढ़ा, तो एक पैराग्राफ में बताया जाता है पंडित जवाहरलाल नेहरू की क्वालिटी, उसके बाद में फिर पंडित जवाहरलाल नेहरू की एजुकेशन बताई जाएगी, फिर लिवलीहुड बताया जाएगा, है ना, फिर उनकी अर्ली लाइफ बताई जाएगी। ये सब चीज़ें तो अनेक प्रकार की ये थॉट्स हो गए ना, अनेक प्रकार के विचार हो गए ना। और ये आप लोगों की जो उनके जीवन में घटी घटनाएं जो होती हैं उन्हीं के बारे में तो बताते हैं, इसीलिए बताया कि स्टोरी इज अ सीरीज ऑफ इवेंट्स, मतलब स्टोरी जो होती है वो घटनाओं की एक श्रेणी होती है, इन विच कुड बी मेनी आइडिया, जिसमें कई विचार हो सकते हैं। पैराग्राफ आप लोगों का था, उसमें सिर्फ एक आइडिया बताया जाता है, स्टोरी जो होती है उसमें कई विचार हो सकते हैं। ठीक है, इन दोनों डेफिनेशंस को आप लोग नोट करें, उसके बाद में फिर आगे की चीज़ें बताई जाए। चेक आउट टाइम। ओके, ज़्यादा अगर दिक्कत हो आप लोगों को तो वीडियो को पॉज करके आप लोग राइट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। इसके बाद में फिर आप लोग देखिए, अब आप लोगों का जितना डेफिनेशन था उतना तो हो गया, लेकिन अब आगे आप लोगों को किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी वो चीज़ें आप लोग ध्यान से देखें। आप लोगों को शॉर्ट में उसे देखिए, ग्रामर बताया गया, उसके बाद में लैंग्वेज, उसके बाद में फिर साउंड, उसके बाद में फिर आप लोगों को 26 लेटर्स, उसके बाद में फिर आप लोगों को अल्फाबेट बताया गया, उसके बाद में फिर आप लोगों को वाउल्स, उसके बाद में फिर आप लोगों को कॉन्सोनेंट्स, उसके बाद में फिर आप लोगों को दोनों को मिलाया वर्ड, फ्रेज, उसके बाद में फिर आप लोगों का क्लॉज, उसके बाद में फिर आप लोगों का सेंटेंस, यहां तक बताया गया था। उसके बाद में पैरा, उसके बाद में फिर पैसेज, उसके बाद में स्टोरी बताई गई थी। तो इसमें से आप लोगों को इसके बाद जो चीजें पढ़ाई जाएंगी उसमें का सबसे मेन भूमिका जो निभाता है वो वर्ड निभाता है, वर्ड निभाता है। ठीक है, लेकिन इसको जानने के लिए सबसे पहले आप लोगों को पढ़ना जरूरी है सेंटेंस, ये सेंटेंस, इसीलिए मैंने दोबारा इसको राइट किया ताकि आप लोग समझ लो इस सीरीज में किसको पढ़ाया जाना है। तो आप लोगों को सबसे पहले सेंटेंस बताया जाएगा, उसके बाद में फिर आप लोगों को वर्ड के बारे में बताया जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसकी जरूरत पहले पड़ेगी, इसीलिए आप लोगों को इसके बारे में थोड़ा सा नॉलेज दे दिया जाए, उसके बाद में फिर इसको बताया जाएगा वर्ड को। ठीक है, सेंटेंस के कितने पार्ट्स होते हैं सबसे पहले हम लोग इसे देखेंगे, उसके बाद में फिर आगे की चीजों को देखेंगे। How many parts of the sentence? How many parts of the sentence? तो there are mainly two parts of the sentence. There are mainly two parts of the sentence. सबसे पहले आप लोगों के पास सेंटेंस होता है, देखिए सबसे पहले आप लोगों के पास सेंटेंस होता है, सेंटेंस होता है। इस सेंटेंस को जब आप लोग पार्ट्स में डिवाइड करते हो, ठीक है, तो आप लोगों के पास आता है टू पार्ट, आप लोगों के पास आता है कितना, टू पार्ट। पहला पार्ट जो आप लोगों का होता है सेंटेंस का वो सब्जेक्ट होता है, पहला पार्ट क्या होता है, सब्जेक्ट होता है। और दूसरा पार्ट जो आप लोगों का आता है, दूसरा पार्ट वो प्रेडिकेट, प्रेडिकेट सब्जेक्ट की
जो हिंदी होती है वो कर्ता, और प्रेडिकेट की जो हिंदी होती है विधेय, विधेय, विधेय होती है। अब सेंटेंस को आप लोगों ने देखा, आप लोग अगर यहाँ पर देखना चाहे तो ऐसे राइट कर सकते हो, हाउ मेनी पार्ट्स ऑफ द सेंटेंस, सेंटेंस ऐसे आप लोग कर सकते हो। यहाँ पर क्वेश्चन है तो आप लोग आंसर में इसके कर सकते हो, आंसर में, इसके आंसर में आप लोग कर सकते हो देयर आर mainly two parts of the sentence। ठीक है, हाउ मेनी पार्ट्स ऑफ द सेंटेंस इसमें पूछा गया तो आप लोगों ने आंसर दिया देयर आर मेनली टू पार्ट्स ऑफ द सेंटेंस, मतलब मुख्यतः वाक्य के दो भाग होते हैं। यहाँ पर बताया गया आप लोगों को पहला कौन सा भाग है सेंटेंस का, सब्जेक्ट जिसे कर्ता बोलते हैं, और दूसरा भाग आप लोगों का प्रेडिकेट है जिसे विधेय बोलते हैं। ठीक है, अब आप लोगों को सेंटेंस के दो भाग आप लोगों को समझ लिए। अब आप लोगों को सबसे पहले सब्जेक्ट के बारे में बताया जाएगा, सब्जेक्ट किसे कहते हैं, सब्जेक्ट क्या होता है, इसके कितने पार्ट्स हो सकते हैं, उसके बाद में फिर आप लोगों को प्रेडिकेट के बारे में बताया जाएगा। ठीक है, अगर आप लोग समझना चाहते हो तो इसके स्वरूप को हम बना दे रहे हैं और आप लोग नोट कर लीजिए। देखिए कैसे, सब्जेक्ट को जब आप लोग डिवाइड करते हो, यदि सब्जेक्ट के पास सिर्फ एक वर्ड है, सिर्फ वन वर्ड है, तो इसको नाम दिया जा सकता है हेड वर्ड, हेड वर्ड नाम दिया जा सकता है इसको। ठीक है, यदि सब्जेक्ट के पास एक वर्ड होगा तो उसको हेड वर्ड नाम दिया जा सकता है, लेकिन यदि सब्जेक्ट के पास वन वर्ड से ज्यादा है तो क्या नाम दिया जा सकता है, यदि सब्जेक्ट के पास एक वर्ड से अधिक है तो इसे क्या नाम दिया जा सकता है, तो देखिए सब्जेक्ट के पास यदि एक वर्ड हुआ तो हेड वर्ड नाम देंगे, लेकिन यदि सब्जेक्ट के पास एक वर्ड से ज्यादा हो रहा है, यदि सब्जेक्ट के पास दो वर्ड आ रहे हैं, ठीक है, तो आप लोग एक को नाम दोगे क्वालिफायर, क्वालिफायर, और दूसरे को आप लोग नाम दोगे, दूसरे को आप लोग नाम दोगे हेड वर्ड, हेड वर्ड। ठीक है, इन सबको आप लोगों को अच्छी तरह से बताया जाएगा, क्वालिफायर क्या चीज होता है, हेड वर्ड क्या चीज होता है। ठीक है, यदि आप लोगों के पास पहले बताया गया यदि एक वर्ड होगा आप लोगों के पास तो वो सिर्फ हेड वर्ड कहलाएगा, लेकिन यदि आप लोगों के पास सब्जेक्ट में दो वर्ड्स हो गए तो सब्जेक्ट का जो पहला वर्ड है वो क्वालिफायर कहलाएगा। क्वालिफायर मतलब एडजेक्टिव समझ लो, एडजेक्टिव विशेषता बताने वाला, और दूसरा जो होगा वो हेड वर्ड कहलाएगा। लेकिन अगर यदि क्वालिफायर के बाद यदि क्वालिफायर में ही, या सब्जेक्ट को पकड़ लो, यदि सब्जेक्ट के पास दो से अधिक वर्ड हो गए तो क्या होगा, तो देखें आप लोग, यदि सब्जेक्ट के पास दो से अधिक वर्ड हो गए तो ये क्वालिफायर डिवाइड हो जाता है। क्वालिफायर जब डिवाइड होता है तो ये
देखो कितने पार्ट्स में बढ़ता है, तो ये 3 पार्ट्स में बढ़ता है। कौन कौन से पार्ट में, देखिए क्वालिफायर जब डिवाइड होता है तो ये 3 पार्ट्स में कौन कौन से पार्ट में बढ़ता है। क्वालिफायर का जो पहला पार्ट आता है वो डिटरमाइनर आता है। डिटरमाइनर आता है, और जो क्वालिफायर का सेकेंड पार्ट आता है वो एडजेक्टिव आता है। एडजेक्टिव आता है। और क्वालिफायर का जो थर्ड पार्ट आता है वो एडजेक्टिवल फ्रेज आता है। एडजेक्टिवल फ्रेज, एडजेक्टिवल फ्रेज आता है। इतने वर्ड्स आप लोगों के सब्जेक्ट के पास हो सकते हैं। अब आप लोगों को आगे क्वालिफायर के बारे में बताया जाएगा, हेडवर्ड के बारे में बताया जाएगा, डिटरमाइनर के बारे में बताया जाएगा, एडजेक्टिव के बारे में बताया जाएगा, एडजेक्टिव और फ्रेज के बारे में बताया जाएगा। ठीक है, लेकिन सबसे पहले आप लोग सब्जेक्ट तो समझ लो। सब्जेक्ट क्या चीज होता है, सब्जेक्ट किसे कहते हैं, है ना। इसको आप लोग नोट करें, उसके बाद में फिर आगे की चीजें बताई जाए। चलिए ठीक है, थोड़ा सा इसी के साथ प्रेडिकेट के भी बारे में भी जान लीजिए। प्रेडिकेट का भी अंग थोड़ा सा डिफाइन कर दे रहे हैं ताकि आप लोगों को आगे समझने में दिक्कत ना हो, दो चार्ट ना बनाना पड़े। ये एडजेक्टिवल फ्रेज यहाँ राइट कर दे रहे हैं, फ्रेज। अब देखो, ये आप लोगों का सब्जेक्ट का पार्ट हो गया। सब्जेक्ट, सब्जेक्ट डिवाइड हुआ, सब्जेक्ट डिवाइड हुआ कितने पार्ट्स में, 1 पार्ट्स में अगर रहेगा, यदि एक वर्ड रहेगा तो आप लोगों का हेड वर्ड कहलाएगा। और उसके बाद में सब्जेक्ट यदि 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है तो पहला वर्ड क्वालिफायर और दूसरा वर्ड हेड वर्ड कहलाएगा। ठीक है, क्वालिफायर मतलब होता है विशेषक या विशेषता बताने वाला। हाँ, विशेषण डायरेक्ट बोल सकते हो, हाँ इसे विशेषण भी डायरेक्ट बोल सकते हो। ठीक है, विशेषण, इसे मुख्य शब्द बोल सकते हो। उसके बाद में डिटरमाइनर, निर्धारक, निश्चित करने वाला भी बोल सकते हो। और एडजेक्टिव तो जानते हो, विशेषण, एडजेक्टिवल फ्रेज, एडजेक्टिवल फ्रेज। विशेषता बताने वाले वाक्य खंड। वाक्य खंड, इन चीजों को हिंदी में ये बोल सकते हो आप लोग। ठीक है, अब आ जाओ आप लोग प्रेडिकेट के पास। प्रेडिकेट में आप लोगों का मुख्यतः सबसे पहले 3 पार्ट्स होते हैं। कौन कौन से देखें आप लोग, जो इन्हें आप लोग बांटते हैं तो सबसे पहले प्रेडिकेट के पास होता है वर्ब। उसके बाद में फिर सेकेंड पार्ट में प्रेडिकेट के पास होता है ऑब्जेक्ट। और थर्ड पार्ट कभी कभी होता है, कभी कभी नहीं होता। ये जरूरत पड़ती है तो होता है, जरूरत नहीं पड़ती है तो नहीं होता है। थर्ड पार्ट में आप लोगों का आता है कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट, ये सॉरी, ये प्रेडिकेट के पास आप लोगों के 3 पार्ट्स शुरू में होते हैं। उसके बाद में जब ये डिवाइड होते हैं तो वर्ब सबसे पहले 2 पार्ट्स में डिवाइड होती है, फिनिट वर्ब, नॉन फिनिट वर्ब। उसके बाद में फिर ऑब्जेक्ट डिवाइड होता है 2 पार्ट्स में, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। उसके बाद में फिर कॉम्प्लीमेंट डिवाइड होता है कई पार्ट्स में।
तो इस चार्ट को आप लोग नोट करें, उसके बाद फिर आगे की चीज़ें अच्छी तरह से बताई जाए। चलिए ठीक है, अब देखिए हम लोगों ने सेंटेंस को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया। पहला सब्जेक्ट, दूसरा प्रेडिकेट। सब्जेक्ट के बारे में यहाँ सबसे पहले हम लोगों को समझना है, तो सबसे पहले सब्जेक्ट को हेडिंग में डाला जाए। सब्जेक्ट, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट मतलब कर्ता। सब्जेक्ट मीन्स कर्ता होता है, ठीक है। अब सब्जेक्ट के बारे में सबसे पहले जान लीजिए सब्जेक्ट का डेफिनेशन का क्या होता है। अगर कोई बोल रहा है जैसे व्हाट इज सब्जेक्ट, सब्जेक्ट, व्हाट इज सब्जेक्ट मतलब सब्जेक्ट क्या है, तो आप लोग क्या बोलोगे? हाँ, नहीं पता, तो यहाँ आप लोग डेफिनेशन में डाल दो सब्जेक्ट। इसको आंसर भी बोल सकते हो। डेफिनेशन, डेफिनेशन में आप लोग राइट कर सकते हो the doer of the sentence and about whom it is talked in the sentence is called subject। ये देखिए, the doer of the sentence and about whom it is talked in the sentence is called subject। कह रहा कि the doer of the sentence मतलब वाक्य में काम करने वाला, and about whom, यहाँ and न डालें और डालें, और ज्यादा बेहतर होगा। द डूअर ऑफ द सेंटेंस मतलब वाक्य में काम करने वाला, और अबाउट हुम इट इज टॉल्क या जिसके बारे में बात की जाती है, जिसके बारे में कुछ बताया जाता है, इज द इन द सेंटेंस मतलब वाक्य में, अर्थात वाक्य में जिसके बारे में बताया जाता है, इज कॉल्ड सब्जेक्ट, वो सब्जेक्ट कहलाता है। मतलब वाक्य में जो काम को करने वाला होता है, जो कोई काम कर रहा होता है, या फिर जिसके बारे में बात की जाए, वही सब्जेक्ट कहलाता है। एज अगर देखना चाहो आप लोग, जैसे मैंने राइट किया पहला सेंटेंस, ही इज अ बॉय, और दूसरे सेंटेंस में हमने राइट किया राम ईट्स अ मैंगो, ऐसा राम ईट्स अ मैंगो। तो यहाँ पर आप लोग ध्यान देंगे, सब पहले सेंटेंस में आप लोगों का
ही सब्जेक्ट का काम कर रहा है। तो इसमें देखो द डूअर ऑफ द सेंटेंस मतलब वाक्य का काम करने वाला, वाक्य में जो काम करने वाला, यहाँ पर कोई काम हो रहा है कि नहीं? ही इज अ बॉय, वह एक लड़का है, कोई काम नहीं हो रहा है। उसके बाद में फिर दूसरा क्या कहा गया था? अबाउट हुम इट इज टॉक्ड इन दिस सेंटेंस, मतलब वाक्य में जिसके बारे में बात की जाए। तो ही इज अ बॉय, वह एक लड़का है। अब यह एक लड़का है, कोई एक लड़का है, हाँ, इस वह एक लड़का है बोल रहा है, तो एक लड़का है, तो यह एक लड़का कौन है? किसके बारे में बात की जा रही है? ही के बारे में ही तो बात की जा रही है कि ही एक लड़का है। तो यहाँ पर ही आप लोगों का इस तरह से सब्जेक्ट हो जाएगा। इसमें देखें, राम ईट्स अ मैंगो, राम एक आम खाता है, बताया गया था द डूअर ऑफ द सेंटेंस, वाक्य में काम करने वाला। तो देखो इसमें कह रहा है कि राम ईट्स आ मैंगो, राम एक आम खाता है, तो इसमें काम कौन कर रहा है? आप लोग ध्यान से देखेंगे तो पता चलेगा कि काम को करने वाला राम है, राम ही तो आम को खाने वाला है। तो ये आप लोगों का सब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से आप लोग पहचान सकते हो सब्जेक्ट कौन है, और आप लोग डेफिनेशन के रूप में इसे लर्न कर सकते हो। ठीक है, और थोड़ा सा एक छोटी सी ट्रिक दे देते हैं आप लोगों को। ये सब्जेक्ट का डेफिनेशन आप लोगों का हो गया। आप लोगों को एक ट्रिक दे रहे हैं सब्जेक्ट पहचानने के लिए। सब्जेक्ट आप लोग कैसे पहचान सकते हो? एक तो समझ गए कि कोई काम कर रहा है यदि वाक्य में, तो वो सब्जेक्ट हो सकता है या जिसके बारे में बताई गई हो। और दूसरा आप लोगों को पहचानने का साधारण तरीका बता रहे हैं। वी कैन फाइंड आउट सब्जेक्ट using who, before verb of the sentence. We can find out subject, मतलब हम सब्जेक्ट को पा सकते हैं यूजिंग हु का प्रयोग करके। बिफोर वर्ब, वर्ब के पहले, ऑफ द सेंटेंस मतलब वाक्य की, वाक्य का जो वर्ब होगा उससे पहले यदि हम लोग हु लगा देंगे तो सब्जेक्ट का पता चल जाएगा। ठीक है, जैसे आप लोग ध्यान दें, राइट किया गया है जैसे कोई सेंटेंस मान लो हमने राइट किया था, ही इज अ बॉय। दूसरा, राम ईट्स अ मैंगो। ऐसे तो आप लोग वर्ब से पहले हु लगाओगे। इस सेंटेंस में हम लोगों का वर्ब ये है, तो इससे पहले यहाँ हु लगाओ। हु इज अ बॉय, एक लड़का कौन है, तो आंसर में आएगा ही। तो आप लोग डायरेक्ट बोलोगे ही हमारा सब्जेक्ट हो गया। ठीक, दूसरे सेंटेंस में, राम ईट्स अ मैंगो, राम एक आम खाता है। आप लोग का वर्ब जो है ईट्स है, ईट्स से पहले आप लोग हु लगाओगे।
हु ईट्स अ मैंगो, एक आम कौन खाता है? आंसर मिलेगा राम। राम आप लोगों का सब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक, जिसे आप लोग नोट करें, उसके बाद फिर आगे की चीजें बताई जाए। चलिए, आप लोगों को बताया गया कि सब्जेक्ट क्या चीज होता है ना। सब्जेक्ट का डेफिनेशन बताया गया, सब्जेक्ट में कितने पार्ट्स होते हैं वो बताया गया। उसके बाद में फिर आगे की चीज़ें अगले लेक्चर में बताई जाएंगी, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लेंदी हो सकता है। ठीक है, तो इसीलिए आज का सेशन यहीं पर समाप्त किया जाए। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि यदि आप लोग इस वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पर फिनिश किया जाता है। जय हिंद, जय भारत।